एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एमएससी नर्सिंग का है जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका अभी आई थिंक है जो पेपर होने वाला है आप लोगों का, जिनका भी अभी पेपर होने वाला है एमएससी नर्सिंग के लिए, उनके लिए है जो क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये 2024 का ही पेपर है जो कि सितंबर में कंडक्ट हुआ था। एमपी में तो एग्ज़ाम है ही अपकमिंग है जो, और अदर स्टेट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं अदर देन एमएससी नर्सिंग के, वो लोग भी इस पेपर को है जो देख सकते हैं। पेपर सितंबर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश में है। आपको इसी तरीके से पेपर आपका एमएससी के लिए आने वाला है अपकमिंग टाइम में, जो एमपी में आई थिंक 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एक क्वेश्चन पेपर देखिए, और जो यदि आप अदर नर्सिंग के पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि आप स्टाफ नर्स की जॉब में हैं और चाहते हैं कि आपको एमएससी नर्सिंग करना है, बीएससी कर चुके हैं आप, या फिर आप यदि पोस्ट बेसिक बीएससी करना चाहते हैं, दोनों के लिए फॉर्म है जो अप्लाई हुए हैं अभी रिसेंट में। जीएनएम वाले पोस्ट बेसिक बीएससी करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएससी की है, एमएससी है जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है। एज पर योर सिलेबस आपका पूरा यहाँ पे आपको कवर होगा। जैसा मैंने कहा कि ऑफिशियल पेपर ही है, सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताया गया। प्रिंट बहुत ही अच्छा था मेरे पास अवेलेबल, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो यहाँ पर पूरे आपके नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी 12 सब्जेक्ट को है जो लिया गया है। जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट तो सभी मेन है, लेकिन यहाँ पर 12 सब्जेक्ट आपके लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्सन है वो है नर्सिंग फाउंडेशन और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं बता दूँ कि जो भी लोग यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या एनएचएम सीएचओ या स्टेट लेवल एग्ज़ाम, एमएचएसआर भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग सब इस क्लास को तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेडिकल नर्सेज हब की 2 बुक हैं जो आ चुकी हैं, एक रेलवे के लिए और एक एनएचएम सीएचओ और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग दोनों बुक फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं और मैंने इनिशियली ही उन बुक्स को डिस्काउंट प्राइस में रखा हुआ है, तो आप उन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक आप लेने के बाद, पढ़ने के बाद बताइए, और इवन अपने रिव्यू आप फ्लिपकार्ट पे भी ऐड कर सकते हैं कि बुक आपको कैसी लगी, क्वालिटी कैसी है। बुक में आपके साथ ना तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया गया है, ना ही पेजेस में कंप्रोमाइज़ किया गया है। पेज आपको, जिस पेज में आप प्रिंट आउट लेते हैं उस पेज को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम ने जो बुक के लिए हमसे अमाउंट लिया है और बुक की क्वालिटी मुझे ख़राब दी है। तो इस तरीके का आपके साथ कुछ भी नहीं किया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो लोग बुक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग गांव लेवल पर हैं, तो जहां फ्लिपकार्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वैसे तो हो जाता है बट नहीं हो रहा है, तो आपको बुक डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी बुक आपके गांव के एड्रेस पर भी भिजवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग आईवी फ्लूइड, और जो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों का कंटेंट चाहते हैं, यहाँ पे वो आपको अच्छा मिक्सचर है जो मिल गया है। दोनों है जो आपको आजू बाजू में दिए गए हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इफ़ अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग आईवी फ्लूइड्स डेवलप टेंडरनेस, वार्मथ, एरिथेमा एंड पेन एट द साइड, द नर्स सस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आईवी फ्लूइड है, जो किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसको सडनली क्या लगता है, गर्माहट फील हो रही है, इरिथेमा टाइप मतलब रेडनेस टाइप हो रही है, और पेन भी हो रहा है कहाँ पर, जहाँ पर वो आईवी कैन्युला लगाया गया है। तो ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, सेप्सिस, फ्लेबाइटिस, या फिर फ्लूइड ओवरलोड। क्या कंडीशन यहाँ पर उस पेशेंट के साथ डेवलप होना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर ये इन्फिल्ट्रेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब पेन हो रहा है और रेडनेस है, टेंडरनेस भी हो रही है, तो ये सब क्या है, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है आपकी जो वेन है, जिस भी वेन में यहाँ पे आपको क्या किया गया है, आईवी कैन्युला इंसर्ट करके फ्लूइड जा रहा है, उस साइड पे यदि रेडनेस हो रही है, वार्मथ हो रहा है, टेंडरनेस भी हो रही है साथ में, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस। क्या होगा, ये कहलाएगा फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब होगा वेन में
इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो रहा है। आइटिस वर्ड जब भी जुड़ जाए तो इन्फेक्शन, तो यहाँ पर फ्लेवाइटिस क्या हो रहा है, फ्लेवाइटिस की कंडीशन हो रही है। और ऐसे केस में यदि आपको ऑप्शन ए ना हो के इस तरीके से हो प्रायोरिटी बेस्ड कि कंटिन्यू करना है आपको ट्रांसफ्यूज़न जो इन्फ्यूज़न हो रहा है स्टॉप करना है, फिजिशियन को बताना है, तो ऐसे केस में आपको यदि प्रायोरिटी बेस्ड यदि इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दें तब आप क्या कहेंगे, तब आपको कहना है कि आपको तुरंत ही जो इन्फ्यूज़न हो रहा है, चाहे वो IV फ्लूइड दे रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, सडनली स्टॉप कर देना है। क्या है, तुरंत स्टॉप कर देना है। देन आफ्टर आप फिजिशियन को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस आर करेक्ट, तो यहाँ पर कौन सी गाइडलाइंस सही हैं दस्तावेजीकरण के लिए। दस्तावेजीकरण मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर इरेज और यूज करेक्टिंग फ्लूइड टू कम्प्लीटली डिलीट मिस्टेकन एंट्रीज, या फिर नोट प्रॉब्लम्स एज दे अकर इन एन ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर, डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एज क्लोजली एज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, carefully document all the factors that compromise patient safety and contribute to patient harm। अब यहाँ पर आपको ABCD करके दिए गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि इनमें से सही कौन सा है, करेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पहले में क्या कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं तो यहाँ पे उनको क्या करना है, आपको इरेज करना है और करेक्ट फ्लो है जो यहाँ पे करना है। दूसरे में आपको कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान दें और उनको सीक्वेंस तरीके से है जो प्रॉपरली करें। फिर थर्ड में कहा है कि डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एज क्लोजली एज पॉसिबल, तो यहाँ पे आपको ये भी करना है। फिर लास्ट में कहा है कि आपको उन सभी कारकों का सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंटेशन करना है जो रोगी की सुरक्षा से समझौता करते हैं और रोगी को नुकसान पहुंचाने में योगदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो गाइडलाइंस की बात की गई है, तो जो सही गाइडलाइंस होंगी आपकी वो होंगी कि जो भी गलतियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सीक्वेंस वे में ऑर्डर करना है ताकि आप उनको सुधार सकें, और एज पर पॉसिबल जितना भी पॉसिबल हो जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको क्लोजली मॉनिटर करना और डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, B एंड C। तो यहाँ पे अब आप देखिए B और C कहाँ पर है, तो ये होगा आपका B एंड C, मतलब कि ऑप्शन नंबर B ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, इनके प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस क्या यूज़ हैं, क्या मिस्टेक होती हैं, क्या यहाँ पे बैरियर्स होंगे जिसके कारण डॉक्यूमेंटेशन डिस्टर्ब होगा, कंप्यूटर वाला बेस्ट है कि रजिस्टर पेन वाला बेस्ट है, इन सब से आपको क्वेश्चन है जो आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट वुड यू यूज़ एन ओरल थर्मामीटर, तो इनमें से किस रोगी के लिए आप ओरल थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 6 months ओल्ड इन्फेंट, पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, अनकॉन्शियस पेशेंट, या फिर 42 ईयर ओल्ड हेल्दी वुमेन, 82 साल की स्वस्थ महिला, बेहोश रोगी या जिसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, या फिर 6 महीने का बच्चा। किस में आप ओरल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। 6 month इन्फेंट में जो 6 महीने का बच्चा है इसमें आप एक्सिलरी यूज़ करेंगे। कौन सा, एक्सिलरी यहाँ पे आप उसके लिए यूज़ करेंगे। जिसको ऑक्सीजन दी जा रही है तो उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे। वो मरीज़ बेहोश है तो ओरल कैसे देंगे आप। यहाँ पर जो 42 ईयर ओल्ड है, जो 42 वर्षीय हेल्दी महिला है, उसमें आप ये है जो ओरल थर्मामीटर से रीडिंग है जो उसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, when a fire occurs in a patient room the nurse priority should be to, यदि किसी रूम में आग लग जाती है, मरीज के कमरे में आग लग जाती है, तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में कहा गया एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाइए, साउंड द अलार्म, अलार्म को बजाएं, रन फॉर हेल्प, या फिर रेस्क्यू द पेशेंट। आपको क्या करना होगा, यदि रूम में आग लगती है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर जो हर एक हॉस्पिटल में लगे होते हैं उसको बाद में ढूंढेंगे, पहले पेशेंट को वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे ये होना चाहिए। प्रायोरिटी बेस्ड की बात की गई है
देन आफ्टर आप अलार्म या हेल्प ये सब कर सकते हैं। पहले मरीज की जान बचाइए, अपनी जान बचाइए, देन आफ्टर ये सब है जो आपकी प्रायोरिटी में आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो अस्पताल सेटिंग में मतलब कि हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? यूजिंग PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैंड हाइजीन, वियरिंग ग्लव्स, या स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। हॉस्पिटल में कैसे आप इधर छू के आए, किसी और को छू लिया, फिर किसी और को छू के आए। यदि आप PPE किट सभी जगह तो पहन के घूम नहीं सकते हैं, आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी, आप डेली PPE किट में तो रह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आप सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन। यदि हैंड वॉशिंग हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे हैंड हाइजीन है तो आपका आंसर क्या होगा? हैंड हाइजीन। ग्लव्स है जो आप ऑल टाइम पहन के नहीं रह सकते हैं, कोविड का टाइम अलग था। नेक्स्ट इज स्किन टर्गर में बी असिस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। स्किन का जो टर्गर का मतलब है, कहीं कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि टर्न टाइप के रहेंगे, स्किन आपको वैसे ही मुड़ी हुई टाइप की दिखेगी, तो उसको कैसे असिस्ट करेंगे? लाइटली पिंचिंग अ स्किन फोल्ड, इंटेंडिंग विद द फिंगर टिप, टचिंग टू डिटेक्ट मॉइस्चर, या फिर यूजिंग स्पेशल लाइटिंग। कैसे आप स्किन टर्गर है जो डिटेक्ट कर पाएंगे? तो यहाँ पर स्किन को आप हल्के तरीके से पिंच करके, उंगलियों से पहचान करना तो आपका करेक्ट वे नहीं होगा। यहाँ पर जो टेक्निक पूछी है स्किन टर्गर के लिए वो होगी आपकी क्या? त्वचा की तह को हल्के से दबाना, प्रेस करके देखें आप स्किन फोल्ड को, स्वेलिंग दिख रही है वहाँ पे, प्रेस करेंगे स्लोली स्किन बैकवर्ड होगी, या फिर पिंच करके देखेंगे तो भी जो फील आएगा वो उससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक टू द एटियोलॉजी विद द फ्रेसेस। यदि किसी एटियोलॉजी से मतलब कॉज से कोई भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो यहाँ पर कॉज से है मतलब जिसके कारण हुआ है, तो क्या आपका होगा? एज एविडेंस्ड बाय, रिलेटेड टू, ड्यू टू, या फिर एज मैनिफेस्टेड बाय। मैनिफेस्टेड बाय होगा कब? जब क्लासिकल जो साइन सिम्टम होंगे, लक्षण होंगे, उनसे किसके कारण हुआ है यहाँ पर? तो जैसे किसी को फीवर है तो फीवर के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वो ड्यू टू आएगा। लेकिन यहाँ पर इटियोलॉजी में पूछा गया है कि इटियोलॉजी मतलब रीज़न क्या है यहाँ पर, तो वो होगा रिलेटेड टू, किस चीज़ से, इस चीज़ के कारण एक कंडीशन है जो डेवलप हुई है, तो वो क्या होगा? रिलेटेड टू, नॉट अ ड्यू टू। तो यहाँ पर एविडेंस भी नहीं होगा, मैनिफेस्टेड भी नहीं होगा। जो नंदा डायग्नोसिस है आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, नंदा डायग्नोसिस से आपके डाउट है जो पूरे क्लियर हो जाएंगे कि इटियोलॉजी वाला है या जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वाला है या डिसीज़ के कारण और आफ्टर दैट जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उनके कारण हुआ है। नेक्स्ट वन, विच एक्शन वुड बी अ प्रायोरिटी इन प्रिवेंटिंग अ पेशेंट फ्रॉम डेवलपिंग अ प्रेशर अल्सर। क्या है जो यहाँ पर किस मरीज को प्रेशर अल्सर विकसित होने से रोकने के लिए कौन सी कार्रवाई प्राथमिकता होगी? प्रायोरिटी फिर से यहाँ पे आपका प्रायोरिटी है कि मरीज को आपको जो प्रेशर अल्सर है, डेक्यूबिटस अल्सर है, उसको होने से रोकना है, डेवलप होने से रोकना है। तो आप क्या करेंगे? यूजिंग एन एयर इन्फ्लेटेड रिंग टू रिलीव प्रेशर ऑन एरिया, यूजिंग अ माइल्ड सोप एंड क्लीनिंग द स्किन, मसाजिंग एंड रेडेन एरिया फ्रिक्वेंटली, यूजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल ऑन द बेड। क्या करेंगे आप जिससे आप मरीज के लिए यदि प्रेशर अल्सर हो रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। तो यदि आपको प्रेशर अल्सर की बात की जाए तो यदि मरीज को सेम पोजीशन में बेड रिडन टाइप का पेशेंट है तो आप उसकी फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करते रहिए। यदि आपको ऑप्शन में वो नहीं है तब आपको क्या करना है? त्वचा को साफ करते समय माइल्ड सोप का यूज़ करें। माइल्ड सोप मतलब जिसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ना हो। केमिकल्स ज़्यादा नहीं होंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? माइल्ड सोप है जो इस्तेमाल करनी होंगी। डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है आपको वो भी एग्जाम में आ सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडन स्केल। क्या कहेंगे? ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट वन इज द नर्स डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग बाय। तो एज अ नर्स आप है जो प्रॉपरली अपने मरीज की बात सुन रही हैं तो वो क्या होगा? रिपीटिंग एवरीथिंग द क्लाइंट सेज टू क्लैरिफाई, एज्यूमिंग अ रिलैक्स्ड पोस्चर एंड लीनिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट,
स्माइलिंग एंड नोडिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द इंटरव्यू या फिर एग्रीइंग विद द क्लाइंट। यदि आप अपने पेशेंट की बात है जो प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं तो आपको क्या है जो किस तरीके का आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो होनी चाहिए कि आपका मरीज कुछ कह रहा है, बार बार कुछ कह रहा है तो आप उसको क्लैरिफाई करें, आप उसको दोहराएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको ये करना है। हंसना है तो मरीज मान लीजिए अपना कुछ दुख आपको बता रहा है, कुछ पेन बता रहा है आपको, आप हंस देंगे क्या वो आपको बताएगा? बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट की हर एक चीज़ से आपको एग्री करना है तो ये भी नहीं आपको करना होगा, क्योंकि पेशेंट है जो अपने बारे में बता रहा है लेकिन आप उस चीज़ को पूरा सही नहीं मान सकते, क्योंकि एज ए नर्स आपका भी जो प्रायोरिटी है वो उसको चेक करने की है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एज अ रिलैक्स पोस्चर रखना है और जो भी चीज़ें पेशेंट कह रहा है उसको केयरफुली सुनना होगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए है क्या? नहीं ना, यहाँ पर सी है ना, डी होगा आपका बी। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर यूज ऑफ लेग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी इज दैट लेग एक्सरसाइज। तो सर्जरी, किसी की भी सर्जरी होती है, लेग सर्जरी नहीं, यहाँ पर सर्जरी बात की गई है। तो लेग एक्सरसाइज करने की एडवाइस क्यों दी जाती है? मेंटेन फंक्शनल एबिलिटीज, प्रोवाइडेड डाइवर्जनल एक्टिविटीज, प्रमोट रेस्पिरेटरी फंक्शन या फिर इंक्रीज द वीनस रिटर्न। क्यों कहा जाता है कि अपने हाथ पैर हिलाते रहिए सर्जरी के बाद? ये किया जाता है वीनस रिटर्न के लिए। किसके लिए? इंक्रीज द वीनस रिटर्न के लिए। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका सेक्शन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए फंडामेंटल के, अब आपकी एनाटॉमी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। ये पेपर में बता दूं कि आपको सितंबर 2024 में कंडक्ट करवाया गया था। ये पेपर सितंबर 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ है और ये भी व्यापम के द्वारा ही कंडक्ट पेपर है। ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन इज कन्वर्टेड फर्स्ट टू। तो ग्राफियन फॉलिकल है किसके बाद है? जो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स आएंगे फर्स्ट इनटू किस में कन्वर्ट होंगे? पहले कॉर्पस एल्विकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस स्ट्रिएटम या फिर कॉर्पस ट्रेपियोजेडियम। किस में कन्वर्ट होंगे सबसे पहले? ये होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। जो यहाँ पर एग रिलीज होता है, एग रिलीज होने के पहले की फेज ओवुलेशन है। जो ग्राफियन फॉलिकल, छोटे छोटे ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे होते हैं? ओवरीज में होते हैं। ओवुलेशन के टाइम पर एक सिंगल जो फॉर्म में रिलीज होगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर एग रिलीज होता है। लेकिन उसके पहले की जो स्टेज है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होगी? कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ दिस फिलामेंट। तो जो मांसपेशियों के जो डार्क बैंड होते हैं वो किस फिलामेंट के बने होते हैं? एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर या फिर ट्रोपोनिन। यहाँ पर डार्क बैंड किसके बने हुए होते हैं? जो स्केलेटल मसल होती हैं वो होती हैं मायोसिन के। किसके? मायोसिन। किसके बने होंगे? मायोसिन के। नेक्स्ट वन, ल्यूकोसाइट हैविंग लार्जेस्ट डायमीटर। तो ल्यूकोसाइट है जो, कौन सी ल्यूकोसाइट सबसे ज़्यादा बड़े डायमीटर की है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इसोनोफिल या फिर बेसोफिल। कौन सी होगी? ये भी एग्जाम में बहुत आया है ये क्वेश्चन। तो होती है मोनोसाइट। ये आई थिंक है जो हिमाचल प्रदेश ANM एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि जो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर वाली ल्यूकोसाइट है वो क्या है? वो है मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, नेक्स्ट वन है सिंगल बोन ऑफ स्कल। तो स्कल में सभी बोन्स पेयर में होती हैं, कोई एक है जो सिंगल रहेगी, वो क्या है? पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या फिर स्फेनॉइड। सभी पेयर में होती हैं किसी एक को छोड़कर। पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या फिर स्फेनॉइड। कौन सी बोन है जो एकल अस्थि है? सिंगल बोन ऑफ स्कल। यहाँ पे आप लोग भी मार्क कीजिए इसका आंसर। तो सिंगल बोन ऑफ स्कल कौन सी है? तो वो है आपकी स्फेनॉइड। क्या है? स्फेनॉइड, जो कि अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड है। नेक्स्ट वन, मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स। यहाँ पे देखिए होती है बोन की डिस्ट्रक्टिंग सेल्स, डिस्ट्रक्शन वाली, दूसरी होती है विकसित करने वाली मतलब फॉर्मेशन वाली। तो क्या? कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर ऑस्टियोक्लास्ट। तो यदि यहाँ पे आपको बनने वाली सेल पूछे तो कहना है ऑस्टियोसाइट। क्या कहना है? ऑस्टियोसाइट।
और तोड़फोड़ वाली कहें तो वो है ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखें, ऑस्टियोसाइट, साइट वर्ड जुड़ रहा मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, बाई टी मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, तो वो क्या होगी, ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट इज laryngeal prominence और Adam's apple is the part of this laryngeal cartilage। Adam's apple क्या है, Adam's apple है जो laryngeal cartilage के किसका पार्ट है, cricoid, थायरॉइड, एटेनॉइड या फिर एपिग्लोटिस, किसका होगा ये होता है थायरॉइड का, थायरॉइड ग्लैंड के यहाँ ही, स्पेशली बॉयज़ में जो आपने देखा अडाम एप्पल जो यहाँ पर नेक के यहाँ पर उठा सा हिस्सा होता है उसको लैरेंजियल प्रोमिनेंस हम कह सकते हैं या फिर अडाम्स एप्पल के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अप्रोक्सीमेट 87.5% ऑफ वाटर एंड सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के किस पार्ट में 87.5% तक पानी और सोडियम है जो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में, पीसीटी, डीसीटी या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर जो 87.5% पानी कहा है सोडियम और पानी वो होगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल जो कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर, कहाँ पर, पीसीटी में सबसे ज़्यादा 87.5% तक पानी और सोडियम। नेक्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज कम्प्लीटेड इन। तो हमारे शरीर में जो आप प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और फैट है, इसका डाइजेशन कहाँ पे होगा, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जितनी भी चीज़ें आप खाते पीते हैं तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ों का डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, एब्जॉर्बेशन भी होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन कहाँ पर होगा, ये होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा है जो आरएनए वायरस नहीं है, नॉट आरएनए वायरस, रेक्टोवायरस, रैप्डोवायरस, एंटेरोवायरस या फिर एडिनोवायरस। यहाँ पर सीधी फैमिली दी गई हैं, क्या है, फैमिली दी गई हैं जो कि ये आरएनए वायरस की फैमिली नहीं है। तो यहाँ पर जो एक रेट्रोवायरस तो किसका है, एचआईवी का है, आरएनए वायरस है। अब यहाँ पर जो रैप्डोवायरस है, क्या है, रैप्डोवायरस है, ये जनरली यहाँ पर रॉड शेप, जैसे कि रेबीज का हो गया, रैप्डो किसका है, ये रेबीज का है, ये रेट्रो किसका है, एचआईवी का है, एंटेरोवायरस और एडिनोवायरस। अब कौन सा होगा जो यहाँ पर, कौन सा होगा यहाँ पर जो आरएनए वायरस नहीं है। तो यहाँ पर जो आरएनए वायरस नहीं है वो होगा एडिनोवायरस, क्या है, एडिनोवायरस। नेक्स्ट वन इज प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हो गया था, ये किससे फैलेगा, रेत मक्खियाँ, घुन मतलब माइट्स, रेड फ्लीज या फिर टिक्स से। किससे होता है, तो ये होता है रेड फ्लीज से, चूहे के पिस्सू, चूहे के ऊपर आप देखना बहुत गौर से, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे हुए होते हैं, इनको हम रेड फ्ली के नाम से जानते हैं। आप तो उनको कीड़े ही कहेंगे लेकिन इनको रेड फ्ली है जो कहा जाता है। नेक्स्ट वन, पुटिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो पहनना है, जो आप पहनते हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट होगा आपका गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल, फिर ग्लव्स, लास्ट इज द ग्लव्स आएगा आपका, गाउन, मास्क, गॉगल एंड ग्लव्स, GMGG याद रखें, गो माँ। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विद देयर रिस्पेक्टिव अकरेंस टू। यहाँ पर A to E है जो दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक साइड है जो 5 ऑप्शन दिए हैं कॉलम सेकंड में और एक साइड 4 है, इम्यूनोग्लोबुलिन दिए गए हैं, यहाँ पर इनको मैच करना है। मैचिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मैं बता दूँ, चाहे आप PSIC का पेपर देख लो और जो इवन स्टेट लेवल के एग्जाम हो उनमें भी बहुत मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग क्वेश्चन अभी जो हमारी न्यू बुक आई है उसमें आपको है जो सेपरेटली मैचिंग करने वाले क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर IgM, IgG, IgA, IgE,
सबसे पहले आप देखिए कि IgM है जो किससे क्या होने पे सबसे ज़्यादा रिलीज होगा। तो IgA है जो यहाँ पर, सॉरी IgM ये होता है जनरली प्राइमरी एंटीजन स्टिमुलस। क्या होगा? प्राइमरी एंटीजन स्टिमुलस। दूसरा है IgG, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आता है। किसमें? सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। फिर आपका आता है IgA, इस सीरोम्यूकस सीक्रेशन, जैसे आपका हो गया टीयर्स हो गए या ब्रेस्ट मिल्क हो गया, उन सब में रहेगा। फिर आता है आपका IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, तो ये किस में आता है? ये आएगा सीरम में। किस में आएगा? सीरम में। तो आपका D है जो कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं हो रहा है। क्या है? D है जो कहीं पे इंक्लूडेड नहीं हो रहा है। और आपका आंसर यहाँ पे जब वो मैच करेंगे, फर्स्ट का B, सेकेंड का यहाँ पर C, थर्ड का A और फोर्थ का E, दैट मीन्स आंसर इज द A। इनबॉर्न इम्यूनिटी इज जन्मजात। क्या है यहाँ पर? इनबॉर्न इम्यूनिटी कौन सी? इनेट, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इनबॉर्न इम्यूनिटी कौन सी कहलाएगी? इनबॉर्न इम्यूनिटी आपकी कहलाती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक सक्रिय इम्यूनिटी। क्या है? इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या हो गई यहाँ पर आपकी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन को हम जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से, जो हॉस्पिटल में 48 घंटे तक रहने के बाद है जो डेवलप हो सकता है। तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं? पेशेंट ससेप्टिबिलिटी, माइक्रोबियल एजेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर इन्वेसिव प्रोसीजर। कौन से फैक्टर हैं जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के लिए बढ़ावा दे सकते हैं? तो ये चारों हो सकते हैं। पेशेंट यदि इन्फेक्टिव है तो भी, कॉजिटिव एजेंट या माइक्रोबियल एजेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ह्यूमिडिटी कैसी है, जो भी बैक्टीरिया वायरस उनको पनपने के लिए जो माहौल है वो कैसा है, और कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब काटपीट वाला है जो प्रोसीजर कुछ होता है। तो ये सभी फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है जो माने जा सकते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इन द लेबोरेटरी फॉर सीरम निमोनिया। तो सीरम निमोनिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? वाइल सॉल्युबिलिटी, ऑप्टोथिन सेंसिटिविटी, बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। कौन सा टेस्ट है जो यहाँ पे किया जाएगा? तो वो होता है दोनों, ऑप्टोथिन सेंसिटिविटी और बाइल सॉल्युबिलिटी निमोनिया के लिए। नेक्स्ट वन, सॉरी यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकते हैं, सीरम निमोनिया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर दोनों टेस्ट है जो किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक इन डायग्नोसिस ऑफ एड्स। तो एड्स के लिए डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट पूछा है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, एक तो एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट। यहाँ पर पूछा है आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस के लिए पूछा है, तो आप हमेशा एलिजा को मार्क कीजिए। ध्यान से सुनिए, यदि डायग्नोसिस के लिए पूछा है तो एलिजा मार्क कीजिए। यदि कंफर्म करने के लिए पूछा है, कंफर्मेटरी टेस्ट, तब आपको कहना है वेस्टर्न ब्लॉट। यदि डायग्नोसिस की जगह कंफर्म आ जाए तब आप कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा पूछा है? ओनली डायग्नोसिस पता करना है, कंफर्म नहीं करना है। कंफर्मेशन के लिए हमेशा कि एड्स आप कंप्लीटली पॉजिटिव हैं तो वो बताएगा आपको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो होगा क्या? एलिजा। क्या होगा? एलिजा। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड हो सकती हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। जो लोग रेलवे का पेपर दे रहे हैं उनको भी कंप्यूटर आने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2007। तो यदि आपको अपने जो भी MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सही स्टेप क्या होंगे? सिलेक्ट न्यू, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑफिस बटन। लैपटॉप सब लोग चलाते हैं, MS वर्ड में कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सही सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑफिस बटन को प्रेस करेंगे जब तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ओपन होगा।
फिर आपको सेलेक्ट न्यू मतलब कुछ नई फाइल बनानी है, फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखना है, देन आफ्टर आप उस पर क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे लेट्स से मैं आपको लैपटॉप पे कुछ एक क्वेश्चन पेपर लिख रही हूँ, तो हम सबसे पहले वर्ड को ओपन करेंगे, MS वर्ड को ओपन करेंगे, फिर उसमें कुछ न्यू है जो सिलेक्ट करेंगे, फिर खाली डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लेंगे, देन आफ्टर आप उसमें कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आपका आएगा वो होगा 4 1 2 एंड 3, 4 1 2 3, वो होगा आपका D। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ CPU इन द लिस्ट गिवन बिलो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए हार्ट की मेन जो यहाँ पर हार्ट ज़रूरी है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए क्या है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर कौन से पार्ट हैं जो CPU के पार्ट हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कीबोर्ड, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर कौन से हैं जो CPU के ही पार्ट हैं? तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। फर्स्ट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड है जो सेपरेट हो जाएगा, कीबोर्ड है जो CPU का पार्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? यहाँ पर C में। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई फीचर ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कमांड बेस्ड, मल्टी यूज़र, ओनली वन टास्क एट अ टाइम, इनपुट ओनली थ्रू कीबोर्ड टाइपिंग। क्या है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब यहाँ पे आपको नीचे सिलेक्ट करना है, जैसे ऊपर 1 2 3 4 दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनमें से आपका सही क्या होगा? तो ये होंगे आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कमांड बेस्ड, ओनली वन टास्क एट अ टाइम, इनपुट ओनली थ्रू द कीबोर्ड टाइपिंग। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, उनमें चीफ सोर्स क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI तो अभी आई है, ये उस टाइम पे था वैक्यूम ट्यूब। क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आपको एक दिया गया है कथन और दूसरा कारण, मतलब असर्शन और रीजन दिए गए हैं। तो सही रीजन क्या होगा? इसका आंसर तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर असर्शन में कहा है एन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इज डिजिटल वर्जन ऑफ पेपर रिकॉर्ड। दूसरा रिलेटेड टू पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। अब यहाँ पर असर्शन सही है या रीजन सही है? तो अकॉर्डिंग टू मेरे यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, पेपर पे पहले हम जो लिखते थे वो कंप्यूटर पे लिखने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिखने लगे हैं, और इसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और ये सब चीज़ें रिलेट करेंगी। मेरे हिसाब से तो ये दोनों सही हैं। अब आप लोग भी बताना कि सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाएगा? माउस, CPU, रोम या फिर कीबोर्ड। सबको पता होगा कंप्यूटर का जो चलाने का दिमाग है वो क्या होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिना CPU के कंप्यूटर नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। मतलब आउटपुट का मतलब जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं वो क्या होगी? बारकोड, माउस, प्रिंटर या फिर जॉयस्टिक। क्या है जो आपकी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होगी? बारकोड, माउस और जॉयस्टिक तो जो इनपुट डिवाइस में आएंगे। प्रिंटर जैसे जो बाहर ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रिंटर। जॉयस्टिक का यूज़ जनरली कुछ इमेज वगैरह बनाने में किया जाता है, कलरिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अरेंज करना है पूरे स्टेप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। जैसे हमने अभी वर्ड में कैसे आप कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे वो है, ऐसे यहाँ पर पावर पॉइंट PPT बनाने के लिए सीक्वेंस आपका क्या होगा? तो यहाँ पे भी आपको पहले स्टार्ट दबाना है, फिर कुछ प्रोग्राम करना है और फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को है जो ऑन करना है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा 3rd 1 2। क्या है? 3rd 1 2, मतलब सबसे पहले तो स्टार्ट ही करेंगे, देन आफ्टर आप कुछ और है जो आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CET का। अब यहाँ पे CET में आपका क्या क्या आ जाएगा? क्वेश्चन को आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पूरा कम्युनिकेशन आपके टाइप, बैरियर,
क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, किस चीज़ों से है जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, क्या स्टेप है, वो सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे। कम्युनिकेशन हमारे नर्सिंग के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, डायनामिक कम्युनिकेशन या फिर वर्चुअल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन हो गए, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक होता है इंट्रापर्सनल मतलब जो प्रोफेशनलिज्म टाइप का होगा, और एक होता है इंटरपर्सनल जो हम फैमिली में कम्युनिकेट करते हैं, वो होगा फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिर से जोड़ी मिलानी है, कौन है जो किस तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करेगा, लेसन प्लान कौन बनाएगा, एक्सचेंज ऑफ आइडिया कौन करेगा, काउंसलिंग कौन लेगा, और रिसीव द मैसेज कौन मैसेज रिसीव करेगा। देखिए कितना इजी पेयर मैचिंग यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना इजी है जो आपको पेयर मैचिंग यहाँ पे दिया गया है। लेसन प्लान बनाने का काम तो भाई कौन करेगा, टीचर करेगा। आइडिया एक्सचेंज करने का काम कहाँ पे होता है, होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। काउंसलिंग काउंसलर देगा और मैसेज रिसीव करेगा रिसीवर। अब आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो यहाँ पर वो किस में आ रहा है, A3 नहीं है इसमें, A1 है यहाँ पर, ए है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, A3, B1, C2, D4। पाठ्योजन लेसन प्लान बनाने का काम टीचर का होगा। मैसेज का आदान प्रदान आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आएगा। परामर्श देने का काम आपका कौन करेगा, परामर्श करता। जो मैसेज लेता हो वो कौन है, रिसीवर। A3, B1, C2, D4। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 C क्या हैं, कम्युनिकेशन मेथड में 4 C क्या है। एक क्वेश्चन राजस्थान में भी पूछा गया था। तो 4 C होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, स्पष्ट मतलब क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट और कंप्लीट। जैसे मैंने आपको कुछ भी चीज़ बताई तो वो पूरी प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, जो आपको समझ में आए, शॉर्ट वे में होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट में हो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए। तो क्या होगा, क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट एंड कंप्लीट वे है जो यहाँ पर होगा आपका क्या, 4 C ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, हु कैन डू काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग कौन ले सकता है, टीचर ले सकते हैं, पेरेंट ले सकते हैं, ट्रेंड काउंसलर भी ले सकते हैं। सब कोई क्या है जो काउंसलिंग है जो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो प्रोसीजर है यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने टीचर को नहीं बताएंगे, पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, जो आप अपने काउंसलर को बता सकते हैं। तो एज़ पर मेरे एज अ बच्चों के पेरेंट्स के तौर पे आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपने पेरेंट्स को सभी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं वो अपने फ्रेंड्स से, या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तब वो काउंसलर को ही बता पाएंगे। तो क्या होगा आपका, ट्रेंड काउंसलर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के लिए जो कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव वे होगा वो क्या होगा, क्या एम होगा, improved quality of nursing care, a decrease in patient safety, decreased nurse satisfaction, a lack of team cooperation। क्या है यहाँ पर जो आपका सही होगा, क्या है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए आपका। तो वो होगा आपका एम की जो नर्सिंग केयर है उसकी क्वालिटी को बढ़ावा देना। क्या होगा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। आपका मेन एम यही होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को जो भी चीज़ें बताते हैं, जो उससे बात करते हैं, जो एक्टिव लिसनिंग है, जो भी मेथड्स वगैरह आप अपनाते हैं, उन सभी चीज़ों में आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, रिटर्न और वर्बल होगा, नॉन वर्बल विजुअल होगा, रिटर्न और विजुअल होगा। तो कम्युनिकेशन कैसा होता है, ऑप्शन है अब आपके ABCD AD या फिर BC, कौन सा आपका सही होगा। तो सही आपका होगा यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, A and D,
मतलब यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन और विजुअल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल। तो आंसर आपका क्या होगा? ए एंड डी। अगला है यहाँ पर, वॉट डज द क्यूरिकुलम रिफ्लेक्ट इन अ कल्चर? पाठ्यक्रम एक संस्कृति में किसको प्रतिबंधित करता है? सोसाइटी को, होम को, एरिया या फिर स्कूल को? तो जो भी आपके क्यूरिकुलम में आपका कल्चर वगैरह इंक्लूडेड किया जाता है तो वो क्या है? तो वो होगा आपका सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा। किसको? सोसाइटी को। नेक्स्ट वन इज, राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के जो स्टार्टिंग होता है कम्युनिकेशन का, उसके स्टेप लिखना है। स्टेप प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होगी, वो यहाँ पे आपको स्टेप बताने हैं। और यहाँ पर है आइडिया फॉर्मेशन, डिकोडिंग, फीडबैक, मैसेज ट्रांसमिशन या फिर इनकोडिंग। इनकोडिंग तो आपकी कब होगी और डिकोडिंग कब होगी? जब आपको पूरे स्टेप पता होंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा? आइडिया जब आपके माइंड में आएगा वो आपका बनेगा। फिर आप उस आइडिया को इनकोड करेंगे, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फिर आप मैसेज को ट्रांसमिशन के किसी भी माध्यम के थ्रू भेजने की कोशिश करेंगे। फिर वो जो रिसीवर के पास जाएगा वो उस चीज़ को डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा। जब रिसीवर आपको मैसेज का रिस्पॉन्ड देगा, रिप्लाई करेगा, तो वो होगी फीडबैक। अब आपका आंसर क्या होगा? ए, ई, डी, बी, सी। मैच कीजिए। ए, ई, डी, बी, सी। पहले आइडिया बनाएंगे आप, आपके माइंड में जो भी आइडिया आएंगे वो होंगे। फिर इनकोडिंग होगी उनकी, मतलब लिखना स्टार्ट करेंगे आप। फिर मैसेज को भेजने का काम करेंगे आप। फिर रिसीवर के पास जाएगा तो उसको समझेगा, वो डिकोडिंग हो जाएगी। फिर आफ्टर दैट वो कुछ रिस्पॉन्स करेगा, वो होगा। तो ये होगा आपका ए, ई, डी, बी, सी। नेक्स्ट वन, MSN सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हर एक बच्चों का। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो सबसे ज़्यादा, यदि बोरिंग सब्जेक्ट की हम बात करें, आप लोग को लगेगा कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, बोरिंग नहीं हम कहेंगे, पढ़ने में थोड़ा सा लेजीनेस टाइप की फील हो जिस सब्जेक्ट में, वो होता है हमारा क्या? CET। समझ में बहुत अच्छे से आता क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें डेली होती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगते हैं वो होता है कम्युनिटी हो गई हमारी, गायनेक OBG है जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, देन कम्युनिटी हो गया, MSN हो गया, देन आफ्टर अदर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर MSN जो आपका 6th पोर्शन है आपके सिलेबस, एज पर सिलेबस के, तो यहाँ पर MSN के क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, हृदय की चालक प्रणाली है, इसको जो स्टेप वाइज क्या होंगे? पहले AB नोड, SA नोड, पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस। सही तरीके से, किस तरीके से जो कंडक्शन होगा हार्ट का, किस तरीके से होगा, किस तरीके से है जो सही से होगा? तो पहले आपका आएगा SA नोड, क्या होगा? SA नोड, फिर AB नोड, फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस, फिर होगा पुरकिंजे फाइबर्स। मतलब लास्ट में आएंगे आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड पुरकिंजे फाइबर इज द फोर्थ। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 2nd 1 4 3। क्या होगा? 2nd 1 4 3 बी। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको मैच करना है। ये भी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पहले में साइन दिए गए हैं और दूसरे में उनको है जो बताया गया है कि कौन सा किसका साइन है, मतलब उसको डिस्क्राइब किया गया है। रॉब्सिंग साइन, सोस साइन, ऑपरेटर साइन या फिर हॉमन साइन।
अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे साइन दिए गए हैं, कौन सी डिसीज़ में कौन से साइन है जो देखने को मिलते हैं। रॉपसिंग साइन डीवीटी में देखने को मिलेगा, हॉमन साइन, या फिर यहाँ पर जो ऑब्टरेटर साइन है, कौन से साइन किसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि कौन से साइन किसको प्रॉपर क्लासीफाई कर रहे हैं। रॉपसिंग साइन ये देखने को मिलेगा किसमें, अपेंडिसाइटिस में। क्या है, अपेंडिसाइटिस में मैकबर्नी पॉइंट साइन होगा है, एक होता है रॉपसिंग साइन। तो रॉपसिंग साइन के लिए क्या डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर जो पेन इलेक्टेड इन द काफ मसल है, तो ये तो हो गया हॉमन साइन जो कि डीबीटी का है। एक इसका हो गया आपका हॉमन साइन जो डीबीटी का है, क्लियर। फिर आपका आता है यहाँ पर सोस साइन, ये होगा यहाँ पर आपका पेन दैट अकर्स अपॉन स्लो एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई विद द पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। जब जनरली हिप डिसलोकेट वगैरह होता है तब ये वाला देखने को मिलेगा। ऑब्टरेटर साइन मतलब फोर्थ, बी का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। ये किसका है, ये बी का हो गया यहाँ पर आपका ये फोर्थ वन। फिर आपका आता है पेन इलेक्टेड बाय द पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कॉजिंग पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, दैट इज द अपेंडिसाइटिस। और ये होगा किसका, ये होगा आपका रॉपसिंग साइन का। किसका, रॉपसिंग साइन का। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचता है सेकंड, पेन दैट अकर्स विथ पैसिव इंटरनल रोटेशन ऑफ द फ्लेक्स्ड राइट थाई विद द पेशेंट इज ऑन सुपाइन। जब पेशेंट को स्ट्रेट पोजीशन में लेटाएंगे तब जो यहाँ पे साइन देखने को मिल रहा है वो कौन सा होगा, ऑब्टरेटर या फिर सोस साइन। तो यहाँ पर एक कहलाएगा आपका ऑब्टरेटर साइन। क्या होगा, ये कहलाएगा आपका ऑब्टरेटर साइन। अब जो यहाँ पे आपका मैच होता है वो होगा ए का थर्ड, मैच कीजिए आप लोग भी। ए का हो गया थर्ड जो रॉपसिंग साइन है, अपेंडिसाइटिस का हो गया। सोस साइन क्या है, सोस साइन ए हो जाएगा आपका पेन अकर अपॉन व्हेन एक्सटेंशन ऑफ राइट थाई विद द पेशेंट लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा फोर्थ वन। बी का फोर्थ हो गया, सी का हो जाएगा 2, डी हॉमन साइन मतलब फर्स्ट जो डीवीटी में देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन इज इन विच डिसीज सर्जन यूज ग्रिड्रॉन इंसीजन। कौन सी डिसीज में सर्जन है जो ग्रिड्रॉन इंसीजन लगाएगा, पैंक्रेटाइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस में। इंसीजन है, यहाँ पर इंसीजन लगाया जाता है स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, फेसिया, एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और फेसिया तक। यहाँ पर जो ग्रिडॉन और लेंस इंसीजन जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो जो ग्रिडॉन इंसीजन है ये लगाया जाता है जब सर्जरी मैकबर्नी पॉइंट यहाँ पे चेक करना हो या फिर मैकबर्नी पॉइंट के लिए, तो वो किस में होगा, अपेंडिसाइटिस में। तो किस में होगा, यहाँ पर होगा अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है, कभी कभी रप्चर होकर पस भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कौन सा इंसीजन लगाएगा सर्जन, होता है ग्रिड्रॉन इंसीजन। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द थेराप्यूटिक मेजर फॉर कार्डियक वाल्वुलर डिसीज। कार्डियक जो वाल्व में यदि कोई समस्याएं हैं तो कौन सी यहाँ पर थेराप्यूटिक मेजर्स अपनाए जाएंगे। चिकित्सीय उपाय, एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाएगी, मल्वोप्लास्टी की जाएगी, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाएंगे या फिर एन्यूलोप्लास्टी है जो की जाएगी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, तो एंटीकोगुलेंट भी दिए जाते हैं, वल्वोप्लास्टी भी की जाएगी, बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं, एन्यूलोप्लास्टी भी की जाएगी। सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं यदि वॉल्व में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं या प्रॉब्लम हुई हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि ये सभी 1 2 3 4 डी। नेक्स्ट वन, कोरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स इज द फीचर ऑफ। कोलैप्सिंग पल्स किसका फीचर है, आवर्टिक स्टेनोसिस, आवर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर आवर्टिक एन्यूरिज्म। कोरिजन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स किसमें देखने को मिलेगा, तो ये जनरली देखने को मिलता है आवर्टिक रिगर्जिटेशन में। किसमें, आवर्टिक रिगर्जिटेशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको
द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कोरिस्पॉन्ड टू, तो जो ईसीजी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ईसीजी है यहाँ पर, तो पी वेव क्या बताती है? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, क्या बताती है पी वेव? पी वेव बताती है आर्टेरियल, पी वेव क्या बताएगी? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि चेंज जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं, क्या है? जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तनीय कारक। डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हेरिडिटरी और ओबेसिटी, तो इनमें से मॉडिफाइबल कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? मॉडिफाइबल कौन से होंगे? डायबिटीज़ आप कंट्रोल करके मैनेज कर सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज कर सकते हैं, मोटापा भी घटा सकते हैं, लेकिन आपके जो जीन्स हैं, जो आपकी अनुवांशिकी है, हेरिडिटरी है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए कम खान पान करके दौड़ भाग के कंट्रोल में ला सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल घटा सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अपने जीन्स को नहीं बदल सकते। तो वो क्या होगा आपका? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड फॉर अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। हमने कई बार पढ़ा है, बहुत पढ़ा है क्वेश्चन हमने, कि कौन सी मेडिकेशन है जो किसी भी कार्डियक सर्जरी के पहले विथहोल्ड कर दी जाती है या फिर स्टॉप कर दी जाती है। रेमिप्रिल, मेटाप्रोलॉल, फ्रूसेमाइड या फिर क्लोपिडोग्रॉल। तो यहाँ पर मेडिसिन है जिसको स्टॉप किया जाता है किसी भी कार्डियक सर्जरी के पहले, वो कौन सी होगी? रेमिप्रिल, मेटाप्रोलॉल या फिर क्लोपिडोग्रॉल या फिर आपकी फ्रूसेमाइड। तो जो मेडिकेशन स्टॉप की जाती है वो होती है क्लोपिडोग्रॉल, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है, जो कि जो भी प्लेटलेट्स हैं उनको एक साथ स्टिक होने से रोकती है। स्टिक मतलब चिपकने से रोकेगी, तो उसको एंटी प्लेटलेट ड्रग को, क्लोपिडोग्रॉल की जगह कोई भी ड्रग दी जाए एंटी प्लेटलेट, उसको स्टॉप किया जाता है कार्डियक सर्जरी के पहले। नेक्स्ट इज कर्निंग साइन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ विच डिसीज। सबको पता होगा कर्निंग साइन किस में देखने को मिलते हैं? मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, न्यूराइटिस और डेंड्राइटिस। एक होता है कर्निंग और दूसरा होता है ब्रुजिन्स्की। दोनों साइन देखने को मिलते हैं किसमें? मेनिंजाइटिस के केसेस में। किसमें? मेनिंजाइटिस के केस में। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सर्कुलेटरी नर्स। तो एक सर्कुलेटरी नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? वेरीफाई द कॉन्सेंट, इंश्योर प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग एंड सेफ फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट, मॉनिटरिंग असेप्सिस प्रैक्टिस, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेकेंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड साइट। क्या क्या हैं जो एज अ सर्कुलेटरी नर्स की जिम्मेदारियां हैं? सर्कुलेटरी नर्स का मतलब क्या होगा आपको? एक तो होती है जैसे आपकी स्क्रब नर्स। अब यहाँ पे कहा है कि सर्कुलेटरी नर्स क्या है? सर्कुलेटरी नर्स मतलब जिसकी ड्यूटी कभी भी कहीं भी लगाई जा सकती है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह होते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी होना होगा। तो ये सभी केसेस में आपकी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर सेकंड वेरिफिकेशन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एसेप्टिक प्रैक्टिस भी चेक करना है आपको। सभी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है यहाँ पर? सर्कुलेटरी नर्स की। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग को ही लेके, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, यहाँ पे वीयनिंग को लेके। आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने वाली फेज, वीयनिंग स्टार्टेड 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 15 मंथ। माँ का दूध छुड़ाना शुरू होता है। वीयनिंग स्टार्ट्स कब करना है? वीयनिंग का मतलब होगा कि माँ के दूध के अलावा कुछ बच्चे को खाने पीने का स्टार्ट करवाना, वो होता है 6 महीने में। कब? 6 मंथ के बाद, आफ्टर द 6 मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी इसको हम कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होता है 6 मंथ तक, जन्म से लेके 6 महीने तक। आफ्टर दैट 6 मंथ के बाद है जो यहाँ पे कुछ ना कुछ खाना पीना स्टार्ट करवाते हैं हम, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीयनिंग। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया।
यहाँ पे ऑप्शन आपको है जो डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। डिप्थीरिया पूछे, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट है कॉमन सिम्टम ऑफ ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला। TEF मतलब ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला के केसेस में क्या सिम्टम होगा? वॉमिटिंग, टैकिकार्डिया, डिज्निया या फीवर। अब यहाँ पर जब कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन होगा ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में, तो यहाँ पर जो ओपनिंग रहेगी तो वो उसके कारण तो सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत ही होगी। सबसे कॉमन सिम्टम तो क्या होगा? डिज्निया होगा, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म थंब सकिंग में कॉज इन द चाइल्ड। यदि बच्चा लंबे समय तक अंगूठा चूसता है, बहुत सारे बच्चों में आदत होती है अंगूठा चूसने की, क्या हो सकता है? डेंटल प्रॉब्लम, वॉर्म इन्फेस्टेशन, डिक्रीज न्यूट्रिशनल इंटेक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होने के चांसेस रहेंगे? बच्चा यदि लंबे टाइम तक अंगूठा चूसता है तो बच्चे में डेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। इसके डेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 20 से 40, 30 से 60, 60 से 80 या फिर 70 से ज़्यादा। तो नॉर्मली जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबीज़ की रेस्पिरेटरी रेट होती है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, और पल्स रेट पूछे तो 120 to 160 तक रहती है। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसीज। फ्लैग साइन देखने को किस में मिलते हैं? दो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्वासियोरकर है मरासमस में से आप चूज़ कीजिए। किसमें फ्लैग साइन देखने को मिलेंगे? बालों का जो यहाँ पर कलर है वो झंडे टाइप का कहीं कहीं हो जाएगा, वो देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर के केसेस में। किसमें? क्वासियोरकर में। रिकेट्स में बॉल एग्स देखने को मिलेंगे, दूर दूर टाइप रहेंगे लेग्स। नेक्स्ट, राइस वाटर स्टूल आर ऑब्जर्व्ड इन। तो ये होता है कोलेरा में। किसमें? कोलेरा में होगा राइस वाटर, और टाइफॉइड में होता है पी सूप। कैसा? पी सूप। अमीबिक डिसेंट्री में ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है, म्यूकस आएगा। नेक्स्ट वन, एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो इंडियन बेबीज़ का जो नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 to 3 kg। एज पर दैट ऑप्शन के हमारा आंसर होना चाहिए सी। क्या होगा? सी, 3 kg। नेक्स्ट वन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक। साइकेट्रिक का पहला क्वेश्चन है आपको, और क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? क्वेश्चनिंग, सजेशन, फ्लडिंग या फिर डिसेंसिटाइजेशन। कौन सी मेथड है जो अपनाई जाती है? तो हिप्नोसिस में आपको सजेशन, क्या है? यह एक सजेसिव टेक्निक है। नेक्स्ट वन, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इज कम्युनिटी सेटिंग आर। सामुदायिक सेटिंग में मानसिक बीमारी की प्राथमिक रोकथाम के दो प्रमुख घटक क्या हैं? यदि हमें कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, मेंटल इलनेस होने से रोकना है, तो क्या करना चाहिए? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ प्रमोशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, और रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो यदि हमें हमारी कम्युनिटी में मेंटल इलनेस को रोकना है, होने से ही रोकना है, मतलब हमें प्राइमरी जो ऑप्शन यहाँ पे अपनाना है, वो प्राइमरी की बात करें हम, तो वो हमारी हेल्थ एजुकेशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से अच्छा कोई भी उपाय नहीं होगा। क्योंकि यदि मेंटल हेल्थ होती है तो सालों साल ट्रीटमेंट मेंटल इलनेस होती है तो सालों साल ट्रीटमेंट चलता है। मेंटल हेल्दी रहने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, relative of Mr. B brought him to psychiatric OPD with an application made out to the magistrate and got him admitted in the hospital. Mr. B got admitted under which type? एक पेशेंट है, उसको उसके रिलेटिव साइकेट्रिक ओपीडी में लाए हैं, एप्लीकेशन है जो मजिस्ट्रेट के थ्रू है, जो पास आउट करके भेजी गई है। तो ये जो एडमिशन हो रहा है किस टाइप का है? एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, या फिर एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। तो जो लास्ट वाला है तो ये पुलिस वाले ही ला के करवा सकते हैं। यदि कोई फैमिली का रिलेटिव लेके आया है तो ये स्वागत आदेश के तहत प्रवेश कंसीडर किया जाएगा। वॉलंटरी बेसिस पे यदि आप खुद से आपको लगता है कि आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, हॉस्पिटल पहुंच जाएं एडमिट होने, तो वो बात अलग है। लेकिन आपके कोई रिलेटिव आपको हॉस्पिटल में लाए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ में, तो वो होगा एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। नेक्स्ट वन, हु डेवलप्ड द साइकोएनालिटिकल थ्योरी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी दी है सिगमंड फ्रूड ने। किसने दी है? सिगमंड फ्रूड ने।
नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1980, 1982, 1984 या फिर 1983 में। तो ये प्रोग्राम कब लाया गया था? 1982 में। 10 अक्टूबर को हम हर साल नेशनल मेंटल हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। 10 अक्टूबर अभी 3 दिन पहले ही निकला जो। नेक्स्ट वन इज न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्स इन मैनिक एपिसोड। तो मैनिया के केस में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे? हमने कई बार पढ़ा है कि जो सीजोफेनिया में क्या डिस्टर्ब होगा, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। अब यहाँ पर मैनिया में एक्सेसिव होंगे, वही डिप्रेशन में लो हो जाते हैं। तो मैनिया में होगा क्या? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का लेवल हाई होगा। क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन दोनों के लेवल क्या होंगे? हाई होंगे। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस एक्सेप्ट। मेंटल इलनेस मानसिक बीमारी के बारे में सभी चीज़ें गलत हैं, किसी एक को छोड़कर, मतलब एक है जो सही होगी। ऑप्शन है यहाँ पर मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, बिल्कुल भी नहीं। शादी कर, मान लीजिए किसी मेंटल इल पर्सन की शादी करवा दी तो क्या वो सही हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर, ये भी गलत है। वो आपकी बॉडी के डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, इन सब के कारण होगा। मेंटली इल पेशेंट आर डेंजरस, मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। क्या है जो सही यहाँ पर है? सभी मिसकंसेप्शन है, धारणाएं हैं गलत, किसी एक को छोड़कर। क्या है जो आपका सही होगा? तो होगा मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। क्या है? मेंटल इलनेस इज क्योरेबल। नेक्स्ट वन, वाइल प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ क्लाइंट हु इज एट रिस्क फॉर सुसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी एरिया फॉर प्रोवाइडिंग केयर। यदि मरीज क्या है, सुसाइड के थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं, आत्महत्या करना चाह रहा है मरीज, तो एज अ नर्स है जो आप उसके लिए किस तरीके से है जो यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रायोरिटी एरिया क्या होगा? स्लीप, सेल्फ स्टीम, सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन। जब भी सुसाइडल वाले केस होते हैं तो एज अ नर्स और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पर्सन की सेफ्टी की। आप देख ना पाए और वो सुसाइड कर गया, कहीं से छलांग लगा ली, कुछ लगा लिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका सेफ्टी है जो आपका फर्स्ट है जो यहाँ पे स्टेप होना चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका ओबीजी, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सभी बच्चों का। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ESIC UPSC एग्ज़ाम इसी से रिलेट करता क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? मैच द पेयर। यहाँ पे अब आपको फिर से बताना है कि जो प्लेसेंटा है, बैटलडोर, सर्कमवेलेंट, वेलामेंटस और प्लेसेंटा सक्सेंटा दिए गए हैं। अब इनका आपको डिस्क्रिप्शन बताना है कि सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा होगा? बैटलडोर प्लेसेंटा, द कॉर्ड इट अटैच टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। बैटलडोर में क्या होगा कि जो कॉर्ड है मार्जिन से अटैच होगी। सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा फोल्ड बैक अराउंड इट्स एज। थर्ड होगा, फर्स्ट का ए का फोर्थ और बी का थर्ड। वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, वेलामेंटस किस में देखने को मिलेगा? कॉर्ड इट अटैच टू द मेम्ब्रेन से अटैच हो गई। सक्सिनेट्रा, तो ये होगा वन और मोर एसेसरी लोब्स डेवलप्ड इन द मेम्ब्रेन अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा बॉडी। मेन प्लेसेंटा से एक दो और है जो पार्ट लोब टाइप के बन जाएं तो वो कहलाएगा सक्सिनेट्रा। वेलामेंटस में जो कॉर्ड है मेम्ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होगी प्लेसेंटा की। सर्कमवेलेंट में क्या होगा कि प्लेसेंटा के फोल्ड हैं, एज से बाहर की तरफ आएंगे। और बैटलडोर में क्या होगा? कॉर्ड अटैच होगी मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? A4, B3, C1, D2। मैच कीजिए। A4 यहाँ पे कहाँ है? दो ऑप्शन में है। B3, C1, D2, C1, D2। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर A। आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यदि प्लेसेंटल बॉडी में एक या एक से ज़्यादा क्या है? एक या एक से ज़्यादा लोब बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? सक्सिनेट्रा। नाल झिल्ली से जुड़ जाए, नाल है जो झिल्ली से जुड़ जाए तो वो होगा वेलामेंटस। सर्कमवेलेंट का मतलब होगा आपका प्लेसेंटा की झिल्ली इनके किनारों के चारों तरफ मुड़ जाए आके। बैटलडोर में क्या है कि प्लेसेंटा जो जो नाल है क्या है?
नाल है, कॉर्ड है, किनारे से जुड़ी हुई हो, मार्जिन से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स कॉल्ड द क्विकनिंग दैट इज फील इन 20 to 20 वीक्स। जो प्रीमी मदर है तो 20 वीक में फील होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइटनिंग का मतलब होगा कि बच्चा है जो नीचे की तरफ, जो एक्सीफेस्टर्नम से चेस्ट से नीचे की तरफ जाए, वो है यहाँ पर। तो इंगेजमेंट के पहले की प्रोसेस है ये। नेक्स्ट वन, a client is admitted with suspected abruption of placenta. The nurse anticipate the client to have which of the following sign and symptom? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा मतलब टाइम के पहले ही प्लेसेंटा डिटैच होना स्टार्ट हो रहा है, वो केस यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर आपको क्या है जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? ब्लीडिंग दैट इज कॉन्सील्ड और एप्रेंट, एब्डोमिनल रिजिडिटी होगी और पेनफुल एब्डोमेन होगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लीडिंग है जो स्पॉन्टेनियसली है, जो स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, कंसील्ड होगी, दिख सकती है, नहीं भी दिखेगी, रिजिडिटी भी होगी और पेनफुल एब्डोमेन होगा। प्लेसेंटा प्रीविया होता तो पेन नहीं होता, लेकिन एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है, समय से पहले प्लेसेंटा डिटैच होने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, फॉर द असर्शन, रीजन अब असर्शन है और रीजन है यहाँ पे, अब आपको सही बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर असर्शन में कहा है कि इन प्रीटर्म लेबर मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडवोकेट वेयर द प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक। यदि समय से पहले 34 हफ्ते से पहले ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। दूसरे में कहा है कि यह भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता में मदद करता है। क्या आपका ये सही होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से दिए गए हैं कि 34 हफ्ते के पहले यदि लेबर स्टार्ट हो जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, फीटल लंग मैच्योर करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि असर्शन और रीजन है जो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी? एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, मॉर्निंग सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन और ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। तो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन पूछा है वो फीटल हार्ट साउंड होगा। बार बार टॉयलेट लगना, मॉर्निंग सिकनेस, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट अदर रीजन से भी हो सकता है, कुछ गांठ वगैरह हो रही है तो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस कुछ खा पी लिया हो या मैच्योरेशन, लेकिन यहाँ पर फीटल हार्ट साउंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी में ही है जो पता चलेगी। Next is a labor is called precipitate when the combined duration of first and second stage is less than how many hour? लेबर के लिए precipitate मतलब समय से पहले एक होती है जो लॉन्ग टाइम तक चले, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज मोर देन 18 और 20 आवर्स से ज़्यादा हो जाए। लेकिन प्रेसिपिटेट में समय से पहले, प्रेसिपिटेट का मतलब भी है कि समय से पहले यदि डिलीवरी हो जाए, लेबर पेन की बात की जा रही है, यहाँ पर टर्म प्रेगनेंसी या प्रीटर्म कंसीडर नहीं किया जा रहा। जो लेबर पेन आते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज कितने घंटों के पहले ही हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेट और ये होता है 3 आवर का। ऐसे केसेस में एक तरीके से अच्छा होता है कि लेबर पेन ज़्यादा फील नहीं होते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होता क्या है कि यदि 3 घंटे के अंदर ही ऐसे में सर्विक्स रप्चर होने का चांसेस रहेगा, यूट्रस है जो रप्चर हो सकती है यदि ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो फीटल एस्पेक्सिया होने के चांसेस कम होंगे। वो जनरली जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो या लंबे टाइम तक लेबर पेन चलें तब होने के चांसेस होंगे। लेकिन प्रेसिपिटेट पूछे मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है, प्रीमी में जो फर्स्ट सेकंड और कंप्लीट जो लेबर की बात करें तो 18 घंटे तक है जो लग जाते हैं। लेकिन यदि ये 3 घंटे के अंदर ही हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रेसिपिटेट लेबर। अगले क्वेश्चन में आपको लैक्टेशन की जो फिजियोलॉजी है उनकी फेजेस जमानी है। जो फिजियोलॉजी है लैक्टेशन प्रोसेस की, कि मिल्क बनेगा कि ब्रेस्ट है जो पहले रेडी होंगे मिल्क बनाने के लिए, किस तरीके से मिल्क इजेक्शन होगा, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको बतानी है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। तो एस पर है जो यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा मेमोजेनेसिस मतलब ब्रेस्ट रेडी हो रहे हैं किसके लिए, बनाने के लिए। दूसरा होगा आपका लैक्टोजेनेसिस मतलब मिल्क बनना स्टार्ट हो रहा है। फिर गैलेक्टोकाइनेसिस
फिर लास्ट होगा आपका पॉइसेस, मतलब इजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, CABD। मेमोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ब्रेस्ट रेडी हो रहे हैं मिल्क बनाने के लिए। फिर लैक्टोजेनेसिस मतलब मिल्क बनना स्टार्ट हो रहा है। गैलेक्टोकाइनेसिस एंड लास्ट वन इज द पॉइसेस। क्लियर? CADB। नेक्स्ट है ऑल आर टोकोलाइटिक एजेंट एक्सेप्ट। टोकोलाइटिक ड्रग्स क्यों दी जाती हैं? यदि समय से पहले, क्या है यहाँ पर, टोकोलाइटिक्स ड्रग हैं। क्या है? टोकोलाइटिक्स जो ड्रग हैं यहाँ पर सभी में दी जाएंगी, किसी एक को छोड़कर। मैग्नीशियम सल्फेट, इंडोमेथासन, डाइज़ेपाम या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, टोकोलाइटिक एजेंट सब हैं किसी एक को छोड़कर। टोकोलाइटिक एजेंट क्यों दिए जाते हैं? प्रीटर्म लोबर को प्रिवेंट करने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करने का काम करेंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर। नाइट्रिक ऑक्साइड, इंडोमेथासन और MgSO4 टोकोलाइटिक एजेंट में आएंगे, लेकिन डाइज़ेपाम है जो नहीं आएगा। क्या होगा? डाइज़ेपाम इस क्लास की ड्रग है जो नहीं होगी। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कौन सा दिया गया है, इसमें आपको दिए गए हैं कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। IUD और IUCDS, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है यहाँ पर। वैसेक्टोमी, पिल, वॉल्ट। वॉल्ट क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जो मैच करके आपका होगा, फर्स्ट का तो हो जाएगा थर्ड। IUCD का काम क्या होता है? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना। वैसेक्टोमी, नो कंटेन सीमेन कंटेंस नो स्पर्म। सीमेन आएगा इजैकुलेशन में, लेकिन स्पर्म नहीं होगी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस के यहाँ पे कट लगा के टाइप कर दिया जाएगा। पिल क्या करती हैं? पिल का काम होगा ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना। वॉल्ट, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ए का होगा आपका क्या, फोर्थ, सॉरी ए का होगा थर्ड, इम्प्लांटेशन रोकने का काम करेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस। पुरुष नसबंदी, वीर में शुक्राणु नहीं होंगे, मतलब सीमेन है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे। पिल्स ओव्यूलेशन को स्टॉप करेगी। मेहराब या फिर बॉल्ट, तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे A3B4C1D2। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मास लेवल अप्रोच फॉर अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के लिए बड़े लेवल पर स्वास्थ्य शिक्षा के दृष्टिकोण से जन स्तरीय दृष्टिकोण के प्रकारों की पहचान करें। डेमोन्स्ट्रेशन, रेडियो, टेलीविज़न और रोल प्लेइंग, ज़्यादा लोगों तक आप कोई भी चीज़ कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वो होगा आपका रेडियो से और टीवी से। डेमोन्स्ट्रेट करके आप अपने आसपास बस चीज़ों को शो ऑफ कर पाएंगे, लेकिन अदर जगह नहीं। तो बड़े लेवल पे कोई भी चीज़ें न्यूज़ के थ्रू ही जाएंगी, तो वो होगा टेलीविज़न और रेडियो। नेक्स्ट वन है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड्स। तो मास्लो की जो थ्योरी है एस पर उसके आपको स्टेप बाय स्टेप जमाना है। यहाँ पे आपका होगा कम्युनिटी रियलाइजेशन नीड, फिर होगी आपकी कम्युनिटी वाइटलाइजिंग लाइफ सस्टेनिंग नीड, फिर आपका होगा नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग्स। यहाँ पर जो आपने ट्रायंगल पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं बताते जा रही हूँ आपको कि पहले आपकी कौन सी नीड आएंगी, कम्युनिटी रियलाइजेशन, फिर आपकी आएंगी कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेशन, नेम ऑन प्राउड, बेसिक नीड आपकी हो गई, फिर आपकी जो पहचान है वो हो गई, फिर आपका बिलोंगिंगनेस हो गया, मतलब फर्स्ट आएगा, फिर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाएगी, एंड जो फिफ्थ आपकी होगी कम्युनिटी वाइटलाइजिंग एंड लाइफ सस्टेनिंग नीड। आंसर इज द ए। आप लोग भी इनको मैच कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैच करना है जो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरेंज दी फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल की स्टेज है जो कौन सी होगी, सही स्टेज क्या होगी, आपको वो जमाना है, हमने पढ़ी है ये भी कई बार। तो पहले आपकी आएगी हाई स्टेशनरी स्टेज, रर्ली एक्सपेंशन स्टेज होगी आपकी, फिर आपकी होगी लेट एक्सपेंशन, फिर होगी लो, लास्ट इज द डिक्लाइनिंग, लास्ट इज द डिक्लाइनिंग। अब क्या आएगा, थर्ड वन, फिफ्थ 2 4, 3 1 5 2 4, क्या है 3 1 5 2 4 होगा आपका डी।
फैमिली मेड अप ऑफ 1 हस्बैंड 1 वाइफ, जो कि कॉमन है इंडिया में, तो एक हस्बैंड एक वाइफ, वो क्या होगी, मोनोगैमस फैमिली। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हैं, आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे ज़रूर है। यहाँ पे असर्शन में कहा क्रूड बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन डिफाइंड एरिया पर ईयर। ये सही है, क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन सही है। दिस इज अ क्रूड रेट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डिफाइंड एरिया पर ईयर। ये गलत है आपका, ये क्या हो जाएगा, गलत है। असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न फॉल्स, सी। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर। PHC के लिए कौन सा यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज, नेशनल या फिर रीजनल। PHC कहाँ पे होंगे, ये होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर तालुका लेवल पर, गांव लेवल पे सब सेंटर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स विच इज नॉट करेक्ट इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो एज कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपका रोल कौन सा मैच नहीं खा रहा है, फॉर्मल रिलेशनशिप, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट अनरिकॉग्नाइज्ड केसेस, कौन सा है जो आपका सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो वो होगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम। दैट मीन्स ऑप्शन इज द सेकेंड वन। सेकेंड वन कहाँ है, किसी भी जो अनरिकॉग्नाइज्ड केस है उनको डिटेक्ट करना है, डिसीज़ को प्रिवेंट करना है, औपचारिक आपको रिलेशनशिप है जो मैनेज करके रखना है, फॉर्मल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपकी रिसर्च और स्टैटिक्स। रिसर्च स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन द लिस्ट गिवन बिलो। नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसके एसेंशियल लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। ये आपकी मैनिपुलेटिव होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए और रैंडमाइज्ड भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैच नहीं करनी चाहिए। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, मैनिपुलेटिव हो, कंट्रोल करने की भी इसमें सभी चीज़ें हो, रैंडमाइज हो, लेकिन मैचिंग पावर है जो नहीं होगी, तो वो क्या होगा आपका A, B एंड D। क्या होगा A, B एंड D। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द मेजर इथिकल प्रिंसिपल दैट शुड बी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग द रिसर्च स्टडीज़। तो यहाँ पर मेजर इथिकल प्रिंसिपल क्या है, हर एक चीज़ के एथिक्स होते हैं, वैसे ही रिसर्च का एथिक्स पूछा है यहाँ पर। कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं आप तो क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बेनिफिशियंस, मालफिशियंस, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड फिडेलिटी और जस्टिस। किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं तो बेनिफिशियंस तो होगा ही, बेनिफिशियल होना चाहिए। मालफिशियंस, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली आपकी रिसर्च नहीं होना चाहिए, लोगों की उसमें रिस्पेक्ट हो और न्याय भी हो, कुछ गलत ना आप रिसर्च करके प्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पर बेनिफिशियंस हो, रिस्पेक्ट करे ह्यूमन डिग्निटी और फिडेलिटी की और जस्टिस भी दे, तो वो होगा आपका कौन सा होगा आपका A, C एंड D। A, C एंड D इज द C। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कोशिश करूँगी आंसर सही करने की। रिव्यू के लिए आपको स्टेप फॉलो करना है, कौन सा आपका सही होगा। कोई भी लिटरेचर वगैरह आप लिखते हैं तो सही आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म। कोई भी रिसर्च आप स्टार्ट करते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो आप किसी, जैसे लेट से आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप गूगल जाके सर्च करेंगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी तब तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, फिर कुछ रेलिवेंट सोर्स क्या हो सकते हैं वो पता करेंगे आप, फिर आप सर्च करेंगे किसी भी चीज़ को लेके, तो यहाँ पर क्या होगा सर्चिंग द लिटरेचर।
फिर आपका एनालाइज और सिंथेसाइजिंग होगा, और लास्ट में आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। जो आपने फाइनल ईयर में एक रिसर्च बनाई होगी, लिटरेचर रिव्यू का लास्ट स्टेप क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू लिखना। तो यहाँ पर जो आपके स्टेप होंगे CABED, क्या है, CABED। वैलिडिटी ऑफ टूल मीन्स, तो वैलिडिटी ऑफ टूल का मतलब क्या है, मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, मेजर कंसिस्टेंसी, इज फीजिबल एंड एप्लीकेबल या फिर इज स्टैंडर्डाइज्ड वे, कौन सा है जो आपका सही होगा। तो होगा मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, जो मापना चाहिए उसी को ही मापेंगे आप। वैलिडिटी का मतलब है यहाँ पर द फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ द 7% इन पाउंड। यहाँ पर आपको मीडियन डेटा निकालना है, मीडियन निकालना है। यहाँ पे आपको 7% इन पाउंड में दिया गया है। तो मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन आपको कैलकुलेट करना होगा। मीडियन कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ पे इसको मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि मीडियन आपको कैसे निकालना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकालिए। आंसर जो भी आएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग विद द कॉलम्स 1 to कॉलम 2। यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च दिए गए हैं और कौन सा किसको मैच कर रहा है, इथनोग्राफिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फिनोमेलॉजी रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। कौन सा किसके लिए प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है, कौन सा किसके लिए प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। ए में क्या है आपका, इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब आपका होगा फोकस ऑन कल्चर। जो इथनोग्राफिक रिसर्च होती है किस पे फोकस करेगी, कल्चर पर। तो कल्चर वाला है आपका वो होगा थर्ड वन, क्या होगा, थर्ड। ए का हो गया थर्ड। फिर बी में आपको कहा है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी होगी कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको, किसी भी चीज़ का जो एक मेन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आप, तो होगा फोर्थ। फिनोमेलॉजी, फिनोमेलॉजी का मतलब आपका होगा कि लाइव एक्सपीरियंस पे आप जो भी रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिकल मतलब पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने जो भी पास्ट इवेंट हैं तो वो आएंगे आपके इसमें। तो आपका आंसर होगा ए थर्ड, B4, C1, D। चीज़ों के लिए हो गया, मतलब कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन की बात की जा रही है, क्लियर। और जो कल्चर से रिलेट बात की जा रही है वो आ जाएगी आपकी इथनोग्राफिक रिसर्च में। और एक्शन में जो आपका रिसेंट में प्रॉब्लम है उन पर फोकस किया जाना है, तो वो वाली आपकी आएगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, ए थर्ड, B4, C1, D2। ए पेयर मैचिंग क्वेश्चन इसी पेपर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन है जो पेयर मैचिंग के हो गए होंगे और जो अपकमिंग एग्जाम में आपको आते हैं। यदि हम बात करें अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की, तो आपको पेयर मैचिंग क्वेश्चन 10 या 15 इवन 20-20 क्वेश्चन तक ऐड किए जा रहे हैं। तो आपको पेयर मैचिंग क्वेश्चन करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक ही पेयर मैचिंग की आपने पूरी आपकी जो जोड़ी मिलाओ है पूरी गलत हो सकती है। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल, इंटरवल या फिर रेशियो। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल होगा मेजरमेंट कब होगा, अनुपात निकालना किसी भी चीज़ का, रेशियो लेवल। नेक्स्ट है आपको प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज। तो दो वेरिएबल होंगे, यदि चेंजेबल और अनचेंजेबल वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल के बीच का जो क्या है, यहाँ पर प्रेडिक्शन करना, रिलेशनशिप निकालना, वेरिएबल के बीच का प्रेडिक्ट करना, वो आपका कहलाएगा हाइपोथीसिस। क्या होगी, हाइपोथीसिस, और परिकल्पना करना। नेक्स्ट सेक्शन है आपका लास्ट सेक्शन, नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके आपको टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वार्ड मैनेजमेंट को सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वार्ड मैनेजमेंट एक्सेप्ट। वार्ड प्रबंधन को प्रभावित करने वाले सभी रीजन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। पहला है आपको प्लानिंग द शेड्यूल ऑफ द वार्ड, मेंटेनेंस ऑफ हाई मोरल, मेंटेनेंस ऑफ एन अनसुटेबल एनवायरनमेंट या फिर प्रोवाइडिंग सप्लाई एंड इक्विपमेंट इन अ हॉस्पिटल।
तो क्या फैक्टर हैं जो वार्ड मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? होगा अनसुटेबल इन्वायरमेंट। बाकी सभी चीज़ें हैं जो फैक्टर है जो एज अ रीज़न बन सकती हैं कि यदि शेड्यूलिंग है वार्ड को क्लीनिंग करने की जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो, मोरल है वहाँ के जो भी वार्ड इंचार्ज हो वो सब अपने अलग से रूल कुछ बना ले, तो वो सब चीज़ें क्या करेंगी, काम बिगाड़ेंगी, लेकिन अनसुटेबल इन्वायरमेंट को छोड़कर। नेक्स्ट वन, एक्टिविटीज़ ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इन नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में स्टाफिंग फंक्शन के सभी एक्टिविटीज़ हैं किसी एक को छोड़कर। यहाँ पर है कि एक्टिविटीज़ हैं स्टाफिंग फंक्शन की मैनेजमेंट में कौन सी? डेलीगेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, डिमोशन, प्रमोशन, सुपर एनुएशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डेलीगेशन एंड प्रमोशन। कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा? स्टाफिंग के लिए तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन और प्लेसमेंट ही ज़रूरी होगा। स्टाफिंग जो यहाँ पे स्टाफिंग पैटर्न के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या होगा आपका? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग एंड इनफॉर्म कॉन्सेंट फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट इज टू प्रिवेंट। यदि किसी पर्सन की सर्जरी है तो उसके पहले आप क्या करते हैं? कॉन्सेंट साइन करवाते हैं सर्जरी के पहले। तो ये आपको क्या करता है? लीगल इशू में फंसने से बचाएगा। लेट से पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए तो ये क्या करेगा आपको? ये उनसे बचाने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको 97 क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनल रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स वाज सबमिटेड टू द ICN काउंसिल नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इन मैक्सिको इन। तो ICN काउंसिल ने जो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मैक्सिको को फाइनल रिवाइज कोड है जो भेजे थे, कब भेजे थे? तो वो भेजे गए थे मई 1973 में। कब? मई 1973 में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का क्वेश्चन पेपर पसंद आया हो। सितंबर 2024 में हुआ क्वेश्चन पेपर है जो कि MSc नर्सिंग के सिलेक्शन के लिए लिया गया था। जिन भी लोगों ने पेपर देखा हो मैं बता दूं उनके लिए ये क्वेश्चन तो हेल्पफुल है ही, और यदि आप अदर स्टेट तैयारी कर रहे हैं चाहे NHM, CHO, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, GMC के लिए, तो उन सभी के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट पर भी बुक अवेलेबल है और आप डायरेक्ट भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।